हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे डिस्कस करते हैं सेक्शन 6। आई थिंक कि जो फर्स्ट वीडियो थी डोरी प्रोहिबिशन एक्ट की, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की, वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। एंड सॉरी फॉर लेट, कितना देरी हो गई है दूसरी वीडियो आने में। इसके बाद कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाए और आपको अच्छे से तैयारी करने में हम लोग हेल्प कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 मैंने आपको बता ही दिया था कि दहेज लेना या देना का करार करना शून्य होता है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 1 से ही, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। फिर सेक्शन 2 कहता है कि दहेज की परिभाषा क्या होती है। तो संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति दहेज के अंतर्गत आती है। और दहेज किसके द्वारा दिया जाएगा? वन पार्टी के द्वारा अनदर पार्टी को, और वन पार्टी के माता पिता के द्वारा दूसरी पार्टी के माता पिता को, या किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा किसी दूसरे पक्षकार के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को। ठीक है। मेहर इंक्लूड नहीं होता है। भेंट जो कि गिफ्ट रूप दिए जा रहे हैं टाइम पे, शादी के टाइम पे, जो कि बिना किसी डिमांड के हों, वो इंक्लूड नहीं होते डोरी में। फिर सेक्शन 3 कहता है कि दहेज लेना और देना या फिर उसका अबेटमेंट करना क्या होगा? पनिशेबल होगा, और पनिशमेंट कम से कम 5 साल की होगी। और जुर्माना जो होगा वो 15,000 रुपये या दहेज राशि जो भी अधिक होगी उससे कम नहीं होगा। फिर कहता है कि लेकिन सफिशिएंट अगर कोस दिखाई देंगे किसको? कोर्ट को, कि 5 साल से कम का पनिशमेंट देना चाहिए, तो पनिशमेंट को कम भी कर सकता है। फिर दहेज मांगने के बारे में बात करते हैं सेक्शन 4 में, कि अगर आप किसी से दहेज की मांग करते हैं तो वो भी पनिशेबल है, और उसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना होगा, जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। लेकिन फिर यहाँ पे कह रहा है कि इस सजा को 6 महीने से कम कर सकेगा। सफिशिएंट कोज होने चाहिए, रीजनेबल कारण दिखाएगा कौन? कोर्ट। फिर इसके बाद में है सेक्शन 4A कि विज्ञापन पर एडवर्टाइजमेंट कोई भी आप शादी से रिलेटेड नहीं देंगे। अगर दे देते हैं तो 6 महीने से 5 साल तक का कारावास और जुर्माना 15,000 रुपये तक का हो सकेगा। फिर सेक्शन 5 कहता है कि दहेज लेना या देना या फिर का जो करार होता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो क्या होता है? वॉइड होता है। फिर सेक्शन 6 कहता है कि पत्नी या बच्चों के फायदे के लिए दहेज को कब अंतरित किया जाएगा। ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा लगा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि दहेज लेना या देना, या फिर मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी को क्या दे रहे हैं? हम दहेज दे रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं, वो पनिशेबल है। यहाँ पर कहता है कि अगर फायदे के लिए दे रहे हैं, किसके फायदे के लिए? पति के फायदे के लिए नहीं, पत्नी के फायदे के लिए, मतलब लेडीज़ के फ़ायदे के लिए, वुमेन के फ़ायदे के लिए, औरत के फ़ायदे के लिए अगर क्या दिया जा रहा है? दहेज दिया जा रहा है, या बच्चे के फ़ायदे के लिए दहेज दिया जा रहा है। ठीक है। तो वो दहेज को कब अंतरित किया जाएगा? अगर दहेज दे दिया है, जैसे कोई पिता है, अब पिता क्या करता है? अपनी बेटी के फ़ायदे के लिए दहेज दे देता है, उसमें दहेज में एक प्लॉट दे देता है, या फिर लाइक 1 लाख रुपए दे रहा है दहेज में। ठीक है, कि ये मेरी बेटी के फ़ायदे के लिए है। क्लियर है? इस पे जो अधिकार होगा वो मेरी बेटी का होगा या फिर उसके बच्चों का होगा। तो उस दहेज को जो कि पत्नी या बच्चे के फायदे के लिए दिया गया है, तो उसे कब ट्रांसफ़र किया जाएगा, कब अंतरित किया जाएगा? सेक्शन 6 इसकी बात करता है। क्लियर है? तो सेक्शन 6 कहता है कि भाई यदि दहेज विवाह से पहले मिला हो, मतलब शादी होनी थी कितने अक्टूबर में, दिसंबर फरवरी अभी आ रहा है, तो जनवरी की बात करते हैं कि शादी होनी थी 20 जनवरी में। ठीक है। और दहेज दे दिया कब? 15 जनवरी में, जैसे दहेज दे दिया है ना। 20 जनवरी में शादी होनी थी और 15 जनवरी में दहेज दिया। ठीक है। 20 जनवरी में शादी हो गई, तो 20 जनवरी में शादी होने के विवाह से 3 महीने के भीतर क्या देना होगा? उसे दहेज को देना होगा। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, 20 अप्रैल के विवाह से 3 महीने के भीतर, मतलब 20 अप्रैल के बीच में, 20 जनवरी से 20 अप्रैल के बीच में क्या देना होगा? जो दहेज के 1 लाख रुपए मिले थे वो पति को अपनी पत्नी को देने होंगे, अंतरित करने होंगे, ट्रांसफ़र करने होंगे। क्लियर है? फिर सेकंड कहता है कि यदि दहेज विवाह के समय पश्चात हुआ हो, किस समय प्राप्त हुआ हो, ठीक है, समय या फिर बाद में प्राप्त हुआ हो, लाइक 20 जनवरी में मिला 1 लाख रुपए, या फिर 20 जनवरी में नहीं मिला, 21 जनवरी में मिला। ठीक है। तो जब वो प्राप्त हुए, या फिर ऐसा हो सकता है 30 जनवरी में मिला, या फेब में मिला, या मार्च में मिला, कभी भी हो सकता है, या फिर शादी के टाइम पे मिला, तो वो मिलने के जिस टाइम पे वो मिला, तो प्राप्ति से 3 मास के भीतर क्या देना होगा? ट्रांसफ़र करना होगा उन पैसों का जो कि पत्नी और बच्चों के फ़ायदे के लिए दिए गए हैं। ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो कह रहा है सेक्शन 6 की पत्नी या बच्चों के फ़ायदे के लिए अगर दहेज दिया गया है, आपने बहुत जगह सुना होगा कि हमें लोग पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन ये पैसे
लड़के को नहीं दे रहे हैं, ना लड़के वाले को दे रहे हैं, ये पैसे हम किसको दे रहे हैं, अपने बच्ची के फायदे के लिए दे रहे हैं, है ना, या अपनी बच्ची के लिए दे रहे हैं। क्लियर। तो अगर शादी से पहले दे दिए हैं तो शादी से 3 महीने के भीतर, शादी होने के 3 महीने के बाद 3 महीने के भीतर देने होंगे। शादी का टाइम दिए हैं या फिर शादी के बाद दिए हैं तो जब वो प्राप्त हुए हैं तो उसके 3 महीने के पश्चात देने होंगे, पति को देने होंगे वो पैसे, या फिर जो भी प्रॉपर्टी है। दहेज में मूल्यवान प्रतिभूति और संपत्ति दोनों आती हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं लेकिन अगर ऐसा है कि यदि प्राप्ति के समय स्त्री क्या थी, आवश्यक थी, माइनर थी, तो क्या करेंगे। आप सभी को पता होगा हिंदू विवाह अधिनियम अगर आपने पढ़ा होगा सभी ने, तो सेक्शन 5 किसकी बात करता है, शर्तों की बात करता है कि विवाह के लिए आवश्यक शर्तें। तो 5(3) बात करता है कि पत्नी की उम्र, जो स्त्री है ना, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए अभी तक। क्लियर है। इसे बढ़ाने के ऊपर भी बात चल रही है, तो हम अभी तक के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर माइनर बच्ची से कोई शादी हो जाती है, माइनर की शादी करा देते हैं, मतलब लड़की 18 साल से कम है या लड़का 21 साल से कम है, तो ऐसी शादी क्या होती है, वैलिड होती है, लेकिन पनिशेबल होती है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसी शादी भी क्या होती हैं, वैलिड होती हैं। क्लियर है। तो वैलिड शादी होगी। और अगर ऐसी लड़की शादी के टाइम पर क्या थी, माइनर थी, और उसकी शादी हो गई है, शादी में दहेज दिया गया है उसके फ़ायदे के लिए, तो वो ऐसा दहेज कब अंतरित किया जाएगा, तो वो जब 18 वर्ष की हो जाएगी, मेजर हो जाएगी, तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से 3 मास के भीतर स्त्री को अंतरित कर देगा। क्लियर है, ध्यान रखना है ये। फिर कह रहा है कि दंड पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने नहीं अंतरित किया, तो 3 माह में अंतरण करना होगा, ठीक है। और उसे किस रूप में धारण करके रखेंगे, पति किस रूप में धारण करके रखेगा, जैसे वो ट्रस्ट की संपत्ति हो, न्यास में उसने धारण की हो, वो उसका क्या है, ट्रस्टी है, इस तरीके से धारण करेगा। और 3 महीने में उसे अंतरित करना होगा। और अगर 3 महीने में अंतरण नहीं करता है और न्यास की तरह उसे धारण नहीं करता है, उसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से 2 साल तक का कारावास हो सकेगा और जुर्माना हो सकेगा, जो कि 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों भी हो सकेगा। फिर कह रहा है कि कोग्निजेंस कौन लेगा, क्योंकि अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो ऑफेंस होने के बाद में मजिस्ट्रेट के द्वारा कोग्निजेंस लिया जाता है, अपराधों का संज्ञान लिया जाता है, नोट करना होता है कि कोई अपराध किया गया है। आपने सीआरपीसी का 190 हमेशा पढ़ा ही होगा आई थिंक, ठीक है। जैसे सीआरपीसी में संज्ञान लिया जाता है, ऐसे ही संज्ञान यहाँ पर लिया जाएगा। और कौन लेगा, फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट लेगा, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जहाँ अगर महानगर क्षेत्र में अपराध किया गया है तो महानगर मजिस्ट्रेट लेगा, या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का क्या लेगा, कॉग्निजेंस लेगा किसी अपराध का। कैसा अपराध, कि दहेज की मांग की गई है, या दहेज लिया गया है, दिया गया है, या फिर क्या किया गया है, विज्ञापन किया गया है ना, या फिर दहेज पत्नी या बच्चों के फायदे के लिए किया गया था, दिया गया था, है ना, लेकिन उसका अंतरण नहीं किया गया। तो ऐसे अगर कोई अपराध होंगे तो उसका संज्ञान कौन लेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा। और उसके बाद में किस तरीके से लेगा, या तो सुयो मोटो से लेगा, स्वप्रेरणा से ले सकता है, पुलिस की रिपोर्ट पर ले सकता है, या फिर अगर कंप्लेंट डायरेक्ट किससे की जा रही है, मजिस्ट्रेट को की जा रही है, चाहे वो विक्टिम करे, है ना, विक्टिम करे, या फिर कोई संस्था करे, कोई संगठन करे, इनके द्वारा क्या की जाएगी, कंप्लेंट की जाएगी। तो 3 तरीके से, जिस तरीके से वहाँ पर होता है सीआरपीसी में 190 से में क्या लेते हैं, अपराधों का संज्ञान लेते हैं, तो यहाँ पर अपराधों का संज्ञान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या फिर महानगर मजिस्ट्रेट ले रहा है। फिर उसके बाद में किस तरीके से ले रहा है, सुयो मोटो से ले रहा है, और कंप्लेंट होने उस पर करने पर ले रहा है, कंप्लेंट उसको की जा रही है, या फिर अगर कोई एफआईआर की गई है तो वहाँ पर पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास में आई है तो वो उसका संज्ञान ले लेंगे। फिर सेक्शन 8 बात कर रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध जो होगा, अगर कोई अपराध दहेज प्रतिषेध अधिनियम के द्वारा किया गया है, के अंतर्गत किया गया है, मान लीजिए दहेज की मांग की गई है, दहेज लिया गया है, दहेज दिया गया है ना, और ऐसे मामले में अगर मजिस्ट्रेट के अंतर्गत मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेते हैं तो ऐसा मामला क्या होगा, ऐसा मामला कोग्निजेबल ऑफेंस होगा। क्लियर है, संज्ञेय अपराध होगा, अजमानती अपराध होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, और इसके बाद में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत किया गया अपराध कैसा अपराध होता है, तो पता होना चाहिए कोग्निजेबल संज्ञेय अपराध होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी है एक। क्लियर है। फिर इसके बाद कह रहा है कि 8A कि सबूत का भार किस पर होगा। आपने मतलब इल्ज़ाम तो लगा दिया है ना,
इल्ज़ाम लगा दिया कि ए ने क्या की थी, दहेज की मांग की थी, या ए ने दहेज लिया था हमसे। तो यहाँ पर सबूत का भार किस पर होगा? कह रहे हैं कि धारा 3 के अधीन दहेज लेने या देने या दुष्प्रेरित करने के लिए अगर अभियोजित किया जाता है तो सबूत का भार उसी पर होगा। मतलब जो जिस पर कि इल्ज़ाम लगाया गया है, जिस पर्सन को एक्यूज्ड कहा गया है कि इसने अपराध किया है, जिस पर्सन पर चार्ज लगाया गया है, उसी पर क्या होगा, सबूत का भार होगा कि ना तो मैंने दहेज लिया है, ठीक है। और अगर दहेज देने के ऑफेंस के लिए किसी के ऊपर चार्ज लगाया गया है कि इसने दहेज दिया है, तो उसके ऊपर होगा कि नहीं मैंने दहेज नहीं दिया है, और उसे वो प्रूव करना होगा, ठीक है। सबूत का भार उस पर होगा। क्लियर है? या फिर अगर किसी को कहा जाता है कि इसने अबेटमेंट किया है, दुष्प्रेरित किया है किसी व्यक्ति को दहेज देने या लेने के लिए, तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने अबेटमेंट किया है, ठीक है। 8A बात करता है सबूत के भार की। फिर 8B कहता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी कि क्या कर सकते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिकारी डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकता है। और कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। मतलब प्रत्येक राज्य सरकार अलग अलग, कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार करेगी, बिहार है तो बिहार की राज्य सरकार, और मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार। कह रहे हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी को अपॉइंट कर सकती हैं। और क्यों करेंगे? सिंपल सी बात है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है, उसमें जो नियम बनाए गए हैं उनका अच्छे से क्रियान्वयन हो, ठीक है, वो अच्छे से एप्लीकेबल हो सके, इसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये ध्यान रखना है। फिर कह रहा है नियम बनाने की शक्ति किसके पास में है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। सभी विषय की जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम से रिलेटेड जो नियम बनाने हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करना है, उन्हें लागू करना है, इससे रिलेटेड जो नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसके बाद में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। फिर कह रहा है कि राज्य सरकार के पास में भी नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन कौन सी शक्ति है? धारा 10 कहती है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी के संबंध में अतिरिक्त कृत्य करने की वो एडिशनल वर्क कर सकें, उसके ऊपर लिमिटेशन क्या रखी जाएँ, उसके लिए क्या शर्तें डाली जाएँ, वो सारी किसके पास में राइट है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। फिर याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ही क्या अपॉइंट किया था? दहेज प्रतिषेध अधिकारी को 8B में नियुक्त किया था, है ना। तो उससे रिलेटेड जो नियम भी बनाएंगे वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। क्लियर है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी धारा 8 है, राज्य सरकार नियुक्त करेगी। कार्य क्या होगा? दहेज से संबंधित जांच करना, पड़ताल करना, साक्ष्य लेना इत्यादि। फिर कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी के पास पुलिस अधिकारी की क्या होती हैं? शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।